सुनैना रोते रोते जंगल की तरफ जाने लगी। वंशी ने उसको अकेले जाते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे गया। सुनैना के पास जाके उसे पकड़ लिया और बोला, अभी कहाँ जा रही हो रानी? उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। सुनैना समझ गई थी कि आज वह बहुत बुरी तरह फंस गई है। वंशी ने भी सुनैना के साथ जबरदस्ती की और उसको बुरी हालत में छोड़ के चला गया। सुनैना काफी देर बाद किसी तरह उठी और पहाड़ी पर जाकर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए अपने पति से माफी मांगी और बोली कि मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर तुम्हारे पास ही आ रही हूं। इतना कहकर उसने पहाड़ी पर से छलांग लगा दी। उसकी लाश पानी में तैरती हुई किनारे जा लगी। रामू अपने खेतों में काम करने के लिए जाने लगा। तभी उसको सुनैना की लाश दिखी। ये देखकर वह दंग रह गया। उसने जैसे तैसे सुनैना को उठाया और हरिया के घर लेकर गया। हरिया अपने कमरे में सो रहा था। रामू ने दरवाजा खटखटाया। तभी हरिया की पत्नी ने दरवाजा खोला और रामू के हाथ में सुनैना की लाश देखकर चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर हरिया उठ गया और भागकर बाहर आया। प्रीति के रोने की आवाज सुनकर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, ठाकुर से इस बात की उम्मीद नहीं थी। आज तक उसने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन इस बच्ची के साथ ऐसा अन्याय बर्दाश्त से बाहर है। रामू उठकर बाहर आया और करण के घर में घुस गया। करण सो रहा था और उसकी पत्नी भी सो गई थी। रामू सीधे करण की बेटी के कमरे में चला गया और उसके होठों पर किस करने लगा। वे दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। काफी देर बाद रामू करण के घर से बाहर निकला और अपने घर की ओर जाने लगा। उसको अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। रामू डर के मारे कांप रहा था। उसके पूरे कपड़े पसीने से भीग गए थे। रामू अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। तभी जोरदार हवा चलने लगी। बारिश भी घनघोर हो रही थी। रामू डरते डरते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रामू। आवाज में अजीब सी शांति थी जो बहुत भारी भी थी। रामू का डर के मारे हाल ही बुरा हो गया था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रामू के पांव वहीं रुक गए थे। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तभी अचानक उसके गले पर किसी का हाथ आया और वह रामू को लेकर अंधेरे में गायब हो गया। जब रामू की आंख खुली तब वह किसी कमरे के एक बेड पर था और उसके चारों ओर अंधेरा था। मोमबत्ती एक दो कहीं कहीं ही जल रही थी। ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। वह चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है। इस पर एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और एक लड़की उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसने फिर पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों लाई हो? इस पर उस लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझे संतुष्ट करोगे, इसीलिए मैं तुमको लेकर आई हूं। ये सुनकर रामू सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, अपना परिचय दो और अपना चेहरा दिखाओ, क्यों छिपा रही हो? उसने बोला, अभी नहीं, कल अमावस की रात है और कल ही है वो शुभ दिन जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। तब तक तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकोगे, तब तक तुम यही बंदी रहोगे। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और अंधेरे में ही कहीं खो गई। रामू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन और क्या चाहती है। रामू उठा और उस कमरे में ही कुछ ढूंढने लगा जिससे उसको पता चले कि वह कहाँ है और वह लड़की कौन है। अगली सुबह इधर गांव में हड़कंप मचा हुआ था। शीला रो रो कर पागल हो गई थी और अपने पति को ढूंढने के लिए सभी से मिन्नत कर रही थी। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि देखो, हमें नहीं पता कि हमारे गांव में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन हम सबको अब सतर्क रहना है। कोई भी गांव के बाहर अकेले नहीं जाएगा। सभी अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर ही जाएंगे। शाम से कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। कोई कितना भी बुलाए, सब घर के अंदर ही रहेंगे। ये सब हो ही रहा था कि चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। काली रात हो गई और रामू के पास जो लड़की आई थी उसने रामू को अपना चेहरा दिखा दिया। उसका चेहरा देखकर रामू मोहित हो गया।
उसकी सुंदरता के पीछे पागल हो गया और खुद ही उसके पास चला गया। रामू ने उस लड़की को गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया, खुद भी उसके ऊपर आकर लेट गया। रामू ने उस लड़की के होठों को चूमा और धीरे धीरे उसे अपना बना लिया। जब अगली सुबह रामू की आंख खुली तो वह खुद को उस लड़की के करीब पाता है, लेकिन वो लड़की अब बहुत बदसूरत लग रही थी। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और वह एक जली हुई लाश की तरह लग रही थी। ये सब देखकर रामू डर गया और हड़बड़ी में बेड से नीचे गिर गया। उसने कांपते हुए स्वर में बोला, कौन हो तुम? और वो लड़की कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? इस पर वो जली हुई लाश की तरह दिखने वाली डायन उठी और रामू की तरफ घूरते हुए देखी और बोली, मैं ही हूं वो लड़की मूर्ख। रामू मुंह खोले बस उस डायन को देखता ही रह गया। उस डायन ने फिर से कहा, आज रात मेरा काम हो गया है, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे। हा 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 हा। इतना कहकर डायन जोर जोर से हंसने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। रामू अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसको अपनी पत्नी की याद आने लगी और वह रोते हुए बोला, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, मुझे माफ कर देना। इधर गांव वाले रामू को खोज रहे थे, लेकिन रामू का पता नहीं चल रहा था। सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में बात करने लगे। करण बोला, ये रामू एक नंबर का छिछोरा है, चला गया होगा कहीं मौज करने। तुमने देखा नहीं उस रात क्या क्या किया था इसने? हरिया ने भी इस पर कहा, देखो मैंने बस रामू की सहायता की थी और कुछ नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गांव के मुखिया बोले, चुप रहो तुम दोनों, जरा सा भी शर्म है तो अपनी अपनी गलती को दूसरे पर डालने से अच्छा है। उसको मान लो और रामू को ढूंढो। सभी गांव वालों ने मुखिया की बात मान ली और जंगल की तरफ चले गए। हरिया अलग हो गया और करण अलग दिशा में ढूंढ रहा था और बाकी गांव के लोग भी अलग अलग हो गए थे। हरिया और करण बाकी गांव वालों से दूर हो चुके थे और अपनी अपनी दिशा में बढ़ रहे थे। तभी हरिया को पत्तियों के खरखराने की आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। उसको लगा कि गांव के ही लोग होंगे, तो वह उसी तरफ आगे बढ़ गया, लेकिन जाते जाते नदी का किनारा आ गया। तभी अचानक पूरे गांव में काला बादल छा गए और हवा चलने लगी। हवा बहुत ही शीतल चल रही थी। हरिया ने सुना जैसे उसके पीछे किसी के पायल की आवाज आ रही है। हरिया तुरंत पीछे घुमा। वह डर से कांप रहा था, उसके पैर कांप रहे थे और उसके माथे से पसीना बहकर गालों के पास से गिर रहा था। तभी उसकी नजर सामने से उसकी तरफ आ रही एक लड़की पर पड़ी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसने गुलाबी साड़ी पहनी थी और हरिया की ही तरफ आ रही थी। जैसे ही वह हरिया के करीब आई, वैसे ही बारिश होने लगी। हरिया ने देखा कि वह भीग गई है और उसके अंदर से डर जैसे गायब ही हो गया है। उसने तुरंत उस लड़की को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिया। दोनों के बीच बहुत नजदीकी बढ़ गई। अब हरिया ने उस लड़की को अपने बेहद करीब कर लिया था।